ले कहाँ आ गया प्यार का सिलसिला, जो जिसे चाहिए वो उसे ना मिला। ले लिया है मोहब्बत ने क्या मोड़िए, कौन किससे करे चाहतों का गिला। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। तो दोस्तों, मैं हूँ कोमल अग्रवाल और लेकर आई हूँ आपके लिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 86वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि प्रीत अपने प्रीतम को बहुत मिस कर रही है और उसकी याद में गाना गाती है। प्रीतम भी उसे फोन पर गाना गाकर खुश कर देता है। इधर मंगलू और झुमके के दिल जंगल की जलवायु में झूम रहे थे और मंजीत गाने के माध्यम से नीलम के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। नीलम भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाती और उसे सोचते हुए एक गीत गाती है। पाखी सूरज के लिए गाना गाती है और सूरज उस गाने को समाप्त करता है। अंत में उमा विदित की जोड़ी जीत जाती है और उन्हें मिलता है गुजरात ट्रिप का सुनहरा मौका। अब आगे। सूरज की नन्ही नन्ही किरणें कॉटेज की खिड़की से अंदर झांकने लगी तो पाखी की नींद खुली। रात को वह कब सो गई थी उसे पता भी नहीं चला। उसने सूरज को देखा, वो भी बिना कपड़े बदले उसी की तरह गहरी नींद में सो गया था। उसे तंग करने की मंशा से उसने खिड़की का कांच पूरा खोल दिया। पंछियों का मधुर कलरव, जंगल के जानवरों की दूर से आती आवाज़ें, महुआ की भीनी भीनी गंध और देवदारी वृक्ष के अलमस्त झोंके सब एक साथ अंदर आए तो सूरज की नींद में विघ्न पड़ गया। वह हाथ बढ़ा पाखी को अपने पास खींचने लगा पर वह हाथ नहीं आई। खिड़की के सामने बैठी वह प्रकृति के सुंदर नज़ारे को निहार रही थी। उसका चेहरा इन कुछ दिनों में इतना गुलाबी हो गया था जैसे किसी नवयौवना की चुनरी पर अबीर छिड़ककर उसे सुर्ख कर दिया गया हो। सूरज खिड़की के पास आकर उसके गोद में सर रखकर लेट गया। चलो ना बाहर घूमने जाएंगे, पाखी ने जिद की। पहले प्यार करो फिर, सूरज ने कहा। पाखी ने उसे प्यार किया तो वह उसे सामने करके किस करने लगा। तभी खिड़की के दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग लवर्स। दोनों ने चौंक कर उधर देखा। विदित उमा के साथ मिलकर उन लोगों को शरारती नज़रों से देख रहा था। पाखी शर्माई, देखा इन लोगों ने देख लिया। दोनों कॉटेज से बाहर गए और उमा विदित के पास जा पहुँचे। आइए आपको असली सूरज के दर्शन करवाता हूँ, विदित ने मजाक में कहा। लेकिन मेरे सूरज तो ये हैं, पाखी ने भी जवाब दिया। वेल सेड पाखी, विदित को तो कुछ विदित ही नहीं है कि कब क्या कहना है, उमा ने हंसते हुए कहा। वे लोग एक ऊंचाई वाली जगह पर जा पहुँचे। चांदी के रथ पर सवार सूरज देवता अपनी लाल लाल आंखें लिए प्रकट हो रहे थे। ये तो सारे संसार के सूरज हैं, मेरे सूरज तो ये हैं, पाखी ने कहा और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वापस लौटने पर सबसे पहले दर्शन हुए मौसी जी के, जो चाय के गिलास थामे सभी को चाय पिला रही थी। मंगलू और मार्टिन उनकी जी हुजूरी करते बिस्कुट के अंबार लगी प्लेटें लिए इधर उधर घूम रहे थे। सब एक जगह जमा हो गए और साथ घूमने लगे। मौका देख मौसी जी ने प्रभात को चाय पिलाने के बहाने धर दबोचा। प्रभात बेचारा उनके चंगुल में फंस गया। कितनी तनख्वाह मिल जाती है बेटा होटल से? उन्होंने पहला सवाल दागा। प्रभात के गले में तो बिस्किट ही अटक गया।
घर खर्चा आराम से चल जाता है। कोई युक्ति न जान मौसी जी ने दूसरा सवाल दागा। मकान तो खुद का ही होगा बेटा जी। जी पिताजी ने ही बनवाया था, वह धीरे धीरे बोला। मौसी जी प्रसन्न हो गई। अब कोई चिंता की बात नहीं बेटा जी, मैं आपकी माता जी से मिलने आऊँगी, फिर बात करेंगे। कहकर वह बिना उसकी हाँ न सुने आगे की तरफ बढ़ गई। ये तुम्हारी माता जी से मिलने क्यों आएंगी समझे प्रभु जी? मंजीत ने उसके पास आकर कहा। लेकिन मंजीत बाबू, मुझे तो कोई और पसंद है। प्रभात ने मंजीत को रोजी के विषय में सारी बातें बताई। मंजीत ने उसे कुछ बातें समझाई तो जाकर प्रभात की जान में जान आई। लगता है कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही हैं। नीलम और रानी उनके पास आई और नीलम ने कहा, ये मुझे इम्तिहान में पास होने के टिप्स दे रहे थे। प्रभात ने हंसते हुए कहा, कुछ टिप्स हमें भी दीजिए तो बात बने। रानी ने तिरछी नजरों से प्रभात को देखते हुए कहा, जो खुद इम्तिहान में फेल हो गया हो वो दूसरे को क्या टिप्स दे सकता है? मंजीत ने उदासी भरे स्वर में कहा। बात तो बड़े सादे ढंग से कही गई थी, लेकिन नीलम के दिल में तीर की तरह जाकर चुभी। सब तैयार होकर गाड़ियों में आ बैठे थे। उनके वापस लौटने का समय हो गया था। सूरज और पाखी के लिए एमिली आंटी उपहार लेकर आई थी। पाखी के गले में उन्होंने क्रॉस बना हुआ एक गोल्ड पेंडेंट पहनाया और सूरज के गले में रुद्राक्ष डाला। तुम इसको ऑलवेज पहने रखना माय सन। उन्होंने सूरज के सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। पाखी ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और किस किया। भारी मन से विदित और उमा को विदाई दे सब अपनी मंजिल यानी प्रताप कोठी की तरफ पहुंचे। शंकर काका और काकी ने आज सभी के आगमन पर भगवान रुद्र का अभिषेक रखा था। सभी उत्साह से उस रुद्राभिषेक में सम्मिलित हुए। सूरज और पाखी से उन्होंने रुद्राभिषेक करवाया और फिर हुई महाआरती। दोनों से हाथ लगवाकर कई बोरियां अनाज उन्होंने घाटी में ग्रामीणों को भिजवाई और इस तरह संपन्न हुई चौके में नई बहू के हाथ से कलेवर बनाने की रस्म। मीनाक्षी और परमिंदर से पूछ कर पाखी ने मेवे वाली खीर बनाई। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा भाभी जी, हरीश ने डाइनिंग टेबल पर पाखी से कहा। तो फिर वह पूछने लगी, खिलाना भी पड़ेगा हम सबको, वह बोला। पाखी ने बोल में से एक चम्मच खीर सूरज को खिलाई और हरीश को अंगूठा दिखाया। सब हंसने लगे। इन्हें तो बनाना आ गया लगता है, सूरज ने तारीफ की। आएगा क्यों नहीं, सिखाने वाली हम जैसी गुणी जो हैं, मीनाक्षी ने टिप्पणी की। प्रशांत और गुरविंदर वापस जाने के लिए हवा के घोड़े पर सवार थे, मगर मौसी की जान तो प्रभात में अटकी हुई थी। तुम जाओ मौसी, मैं प्रभात भैया की मम्मी से बात करूंगी। पाखी ने उन्हें समझा बुझाकर भेजा। हरीश, वैशाली, नीलम, मंजीत, प्रीत, रानी और झुमकी, अब ये सब लोग कोठी पर बचे थे और बाकी सब लोग देहरादून के लिए निकल गए। प्रभात सभी को डिनर पर इनवाइट करके होटल के लिए निकल गया। उसे भानु और रवि की खबर जो लेनी थी। नीलम इन सब से छिपकर जाने किससे फोन पर बात कर रही थी और पल पल में उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। मंजीत ऊपर गैलरी में आया तो उसकी आवाज सुनकर ठिठका। वह किसी से कह रही थी, तुम्हें तो सब लड़कियां ही धोखेबाज लगती हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? कुछ रुककर वह बोली, जो समझना है समझ लो। उसका बॉयफ्रेंड पिंटू
दूसरी तरफ लाइन पर बना हुआ उसे खरी खोटी जो सुना रहा था, वह उसके फोन न उठाने की वजह से खिसियाया हुआ था और नीलम को धोखेबाज बता रहा था। कब से वह उसे समझाने का प्रयास कर रही थी, मगर वह था कि उसे उल्टा सीधा कुछ भी बोले जा रहा था। साफ क्यों नहीं कहती, दिल भर गया है मुझसे, वह गुस्से में बोला। मेरी सिचुएशन नहीं थी यार बात करने की, मैसेज भेजा तो था मैंने। नीलम सफाई पर सफाई दे रही थी। झूठ बोलना तो तुम लड़कियों के खून में है, पिंटू ने कहा तो नीलम को भी गुस्सा आया। हाँ, और तुम लड़के तो बड़े सच्चे होते हो ना, जैसे अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती ना तो मैं तुम्हें बताता, पिंटू ने कहा। क्या बताते, मैं भी तो सुनूं, नीलम ने भी गुस्से में कहा। पिंटू ने क्या कहा ये तो पता नहीं, लेकिन नीलम ने फोन काट दिया और वह रोने लगी। अभी वह खुद को संभाल आंसू पोंछती हुई वापस मुड़ी ही थी कि मंजीत उसके सामने एकाएक आकर खड़ा हो गया। रो क्यों रही है, उसने अधिकार से पूछा। उसके विशाल तेजोमय व्यक्तित्व के सामने नीलम संकुचित हो गई। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटा। मंजीत ने उसके हाथ में फोन देखा और एक तरह से जबरदस्ती उससे ले लिया। फोन चेक करने पर उसे पिंटू का नाम कॉल लॉग में दिखा, जिसे देख उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया। अगर मुझे दोस्त समझती हैं तो सच सच बताइए, वरना मैं इस पिंटू की ऐसी की तैसी कर दूंगा, और हाँ, सूरज को भी ये सब बातें बताऊंगा, उसने नीलम को डराया। वह डर गई और उसने शुरू से लेकर अंत तक पिंटू के उस पर शक किए जाने की बात और गाली गलौज किए जाने की बात भी बताई। सब सुन मंजीत को तिनके का सहारा मिला। एक बात सच सच बताना नीलू, क्या तुम सचमुच उससे उतना प्यार करती हो कि उसकी सारी नाजायज बातों को दरकिनार कर उसके साथ जिंदगी बसर कर लोगी? मुझे नहीं पता, नीलम ने धीरे से कहा। मैं जब से मसूरी आई हूँ तब से ही वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे बेवफा बता रहा है, और तुम ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हो अपनी फैमिली से बगावत करके। खैर, तुम्हारी मर्जी। कहते हुए मंजीत ने उसे उसका फ़ोन लौटाया और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए। तभी नीलम का फ़ोन फिर से बजने लगा। मुझे दो, उसने वापस नीलम से फ़ोन ले लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? पिंटू ने अजनबी आवाज़ सुनकर कहा। तेरा बाप बोल रहा हूँ बे। मंजीत गुस्से में थर थर कांप रहा था। बाप बोल रहा है या उसका आशिक? पिंटू ने कहा तो मंजीत ने लाल आग्नेय नेत्रों से नीलम को देखा। सुन बे, तू जो कोई भी है, आगे से अगर नीलू को एक भी शब्द कहा तो तेरी अर्थी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, समझा? नीलम विस्फारित नेत्रों से मंजीत को देख रही थी। उसने फ़ोन काटा और उसे ऑफ कर दिया। घूमने आई हो तो फ्री होकर घूमो, ये फ़ोन वोन चालू मत करना आगे से, वह कहते हुए नीचे जाने लगा। नीलम उसे खामोश जाता हुआ देख रही थी। मंजीत से उसे प्यार हो गया था, इस बात को वह कितनी बार खुद को कहने से रोक चुकी थी। अभी भी उसका दिल कह रहा था कि दौड़कर मंजीत को गले से लगा ले और कह दे कि उसने उसे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है, पर शर्म और अपराध बोध ने उसके कदम रोक लिए थे। मंजीत चला गया और नीलम कुछ सोचती हुई रानी के पास जा पहुंची। उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। रानी दीदी, अब मैं क्या करूं, अब आप ही बताओ प्लीज, नीलम रोने लगी। रानी ने उसे समझाया, फिर बोली, एक आइडिया है मेरे पास मंजीत को मनाने का। क्या, जल्दी बताइए ना। नीलम बेचैन हो रही थी। तू उसे सॉरी कार्ड क्यों नहीं देती? लेकिन कार्ड कहाँ से लाएंगे रानी दीदी? नीलम असमंजस में थी। अरे वो अपनी प्री तो है ना, शॉपिंग एक्सपर्ट,
उसे मनाते हैं शॉपिंग पर जाने के लिए। मुझे भी तो प्रभात जी और उनकी मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट्स बाय करने हैं। ओहो, आप तो बहू बनने की पूरी प्रैक्टिस कर रही हैं लगता है। नीलम ने रानी को छेड़ा। तो दोस्तों, किसी का दिल तोड़ना बड़ा आसान होता है, पर उसे दोबारा जोड़ना लगभग नामुमकिन सा ही होता है। क्या एक बार ठुकराए जाने पर मंजीत नीलम को पुनः अपनाएगा? क्या होगा जब उसे पता चलेगी नीलम के दिल की बात? प्रभात के साथ सुनहरे सपने बुनती रानी के दिल पर कैसी करारी चोट पड़ेगी जब प्रभात दिखाएगा उसे अपने दिल का आईना? इन सब सवालों के जवाब कड़वे होंगे या मीठे, ये तो पता चलेगा अगले भाग में ही। तब तक आपके पास है केवल इंतज़ार, तो करके देखिए थोड़ा, और इसी दौरान शेयर कीजिए इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।